हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं डिस्कशन देने जा रहा हूँ। टॉपिक रहेगा आज का यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कैसे करें, और इसमें मैं डिस्कस करूँगा आप किस तरीक़ा की स्ट्रेटजी रखें, क्या क्या बच्चों के लिए चैलेंज हैं, कैसा पेपर आता है, कैसा पेपर को हैंडल करना है, ये सारी सब बातें मैं बताऊँगा। साथ साथ ये भी बताऊँगा जो लोग बहुत स्टार्टिंग फेज में हैं, जिन्हें आगे एग्ज़ाम देना है, उन्हें ये भी बताऊँगा कि पेपर में किस तरीक़ा का ये पेपर आता है और मेरिट फाइनली कैसे बनती है। तो इसमें जो पेपर रहता है उसमें पेपर का मैं पहले फेज बता दूं कैसा पेपर बन के आता है। फिजिक्स आती है पेपर के अंदर, और फिजिक्स के जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो हमारे 70 क्वेश्चंस फिजिक्स से आते हैं, और हर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। तो 70 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 मार्क्स से, तो ये हमारा जो मार्किंग होगा वो हो जाएगा 140। उसके साथ साथ इसी पेपर के अंदर जीएस का सेक्शन होता है, जनरल स्टडी का। तो जीएस सेक्शन जो होता है उसके अंदर होते हैं 30 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। तो ये हमारा बन जाता है 60 मार्क्स। तो जनरल स्टडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं कवर करने के लिए, जैसे हिस्ट्री भी आती है इसके अंदर, उसके अलावा ज्योग्राफी भी आती है, करंट के क्वेश्चंस भी मिलते हैं, कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चन साइंस से भी पूछे जाते हैं। तो इसका एक स्पेसिफाइड जो सिलेबस है वो वेबसाइट पर मिल जाता है इसकी, और वहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पूछे जाएंगे। तो जनरली होता है कि हर टॉपिक से जो टॉपिक है वो 5 हिस्सों में बटा रहता है, और 5 से 6 हिस्सों में बटने के बाद में हर टॉपिक से अप्रॉक्स सेम ही क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, और पूरा जो है 30 मार्क्स जीएस का रहता है। तो ये हमारा 140 + 60 का जो है ये 200 मार्क्स का इसमें रिटन वो पोर्शन होता है, और यही बहुत क्रूशियल होता है 200 मार्क्स, क्योंकि 200 मार्क्स में जो ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे ले लेता है उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद 30 मार्क्स का रहता है इसमें इंटरव्यू, 30 मार्क्स का रहता है इंटरव्यू। तो इन दोनों पोर्शनों को ऐड होने के साथ 230 जो मार्क्स हैं ये इसका ग्रांड टोटल बन के आता है, और ये जो 230 मार्क्स हैं इससे हमारी मेरिट डिसाइड होती है कि हमारी रैंक कहाँ होगी। तो ये हमारा पैटर्न है। तो फिजिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि 70% पोर्शन कवर कर रहा है। उसके अलावा जीएस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। 30 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो 70 और 30 के पोर्शन में बटा हुआ होता है। फिर क्रूशियल होता है रैंक डिसाइड में 30 मार्क्स इंटरव्यू का। आगे कभी मैं स्ट्रेटजी दूंगा कि इंटरव्यू को कैसे फेस करें। कुछ वीडियो मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए पहले भी अपलोड किए हैं, तो उसका भी निश्चित तौर से लाभ मिलेगा, कुछ और आगे अपलोड करूँगा। तो ये हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है मैं इस पर डिस्कशन दूंगा कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्किंग है उसको कैसे ऑब्टेन करें। बेसिकली स्टूडेंटों के माइंड में एक चीज़ ये भी चल रही होती है कि सर क्या हम कितने मार्क्स ऐसे लेके आएँ जिस मार्क्स पे हमारा 100% सेफ हो जाए। तो ये जो कट ऑफ है वो हर साल वेरी करती है, और वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 70+ तक भी चले जाते हैं, जिनका स्कोर 70+ का मतलब है कि इसमें से जो 200 मार्क्स है इसमें से 140+ तक मार्क्स लेके आते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो है निश्चित तौर से मेरिट में चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना गैप हो जाता है जो हमारा लास्ट कट ऑफ है उससे, और जो स्टूडेंट के ऊपर है हाईएस्ट मार्क्स गेटर का, कि जो ये मार्क्स हैं 30 मार्क्स, इसमें भी मैं बता दूं आपको इस मार्क्स में जो वेरिएशन है वो ये है कि जो हमारा रेगुलेशन है वो ये कहता है कि 40% मार्क्स से कम आप किसी को नहीं दे सकते। इसका मतलब है 12 मार्क्स तो आपको मिनिमम मिलना ही है। अगर आप इंटरव्यू में जाके सीधे जाके बैठ जाते हैं, कुछ भी नहीं बता के आते, तब भी आपको 12 मार्क्स तो निश्चित तौर से मिलेंगे। और जो हाईएस्ट मिल सकते हैं वो रहते हैं इसमें जो हमारे इंटरव्यू के मार्क्स हैं उसका हाईएस्ट रहता है 90%, मीन्स 27 मार्क्स जो है वो हमारे हाईएस्ट होते हैं। तो ये तो एच मार्क्स हैं, मीन्स हाईएस्ट मार्क्स, और ये लोएस्ट मार्क्स हैं। तो अगर इन दोनों मार्क्सों में, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, सही किया देता हूँ, ये लोएस्ट मार्क्स हैं, ये हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो अगर हम इन दोनों का वेरिएशन देखें तो ये हमारा 15 मार्क्स का जो वेरिएशन है वो हो सकता है इंटरव्यू में। ये वेरिएशन है जितना हमारा मार्क्सों में इंटरव्यू के में हो सकता है। तो क्या है कि अगर आप इन 15 मार्क्स के वेरिएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं कि इसका आपके रिजल्ट पर फाइनली इम्पैक्ट ना हो, तो आप इंटरव्यू में डिपेंडेंसी को ख़त्म करें, और इंटरव्यू की डिपेंडेंसी की बजाय क्या करें, रिटन में ही इतना ज़्यादा स्कोर कर जाएं कि जिससे इंटरव्यू पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। मीन्स जिनके मार्क्स
इस तरीका के होते हैं कि जिनके लिए मार्क्स, ये 15 मार्क्स जो है वो क्रूशियल हो जाते हैं और वो सदा सिलेक्शन में रिस्क में रहते हैं। उनका अगर इंटरव्यू अच्छा हो गया तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो अगर उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो उनका सिलेक्शन से वो बाहर हो जाएंगे। तो मैं सदा एक ही स्ट्रेटजी में बताना चाहूँगा कि आपका स्कोर इसमें 200 मार्क्स में कोशिश ये रखें कि 70% से ऊपर तक स्टूडेंट जाते हैं, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटजी हो ये हो कि 75 से लेके 80% मार्क्स यहीं पे कोशिश करें खींचने की। मीन्स आपके जो मार्क्स हैं वो 150 मार्क्स से लेके 160 मार्क्स तक मार्क्स ऑब्टेन करने का इधर प्रयास करें। अगर आप इस तरीका का प्रयास करेंगे तो फिर आपके जो इंटरव्यू का वेरिएशन है वो आपकी रैंक को डिसाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने ऊपर निकल जाएंगे और जनरल बच्चों के मुकाबले कि आपकी रैंक भी जो है वो ऊपर ही रहेगी। ऊपर आप टॉप 5 में, टॉप 10 में रैंक निश्चित तौर से लगा देंगे, और कई बार तो टॉप के भी चांस रहते हैं कि आप 75 से ऊपर। मैं देख रहा हूँ पीछे के जो मेरे पास रिजल्ट्स हैं उनमें मैं देख रहा हूँ जनरली 75% से ऊपर कम ही बच्चे पहुँच पाते हैं, रेयरी। तो आपकी स्ट्रेटजी ये हो। मैं बता रहा था कि किस तरीका से इंटरव्यू का वेरिएशन असर देता है, लेकिन मैं खास ये भी तो मैं बताना चाहूँगा कि सपोज कि आप 60% मार्क्स केवल लेके आते हैं रिटन में, और आपको इंटरव्यू कॉल हो जाती है, पता चला आपको मार्क्स मिले 120 मार्क्स आपको मिलते हैं। इंटरव्यू में आपने एक एवरेज परफॉर्मेंस दी 60% के हिसाब से, तो आपको पता चला इंटरव्यू में अगर 60 हम देखें तो 60% पर आपको 18 मार्क्स मिलेंगे, तो आपको 138 मार्क्स मिले। और पता चला जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मार्क्स पा रखे हैं रिटन में 150 से लेके 160, तो इन स्टूडेंटों को जिनका रिटन का स्कोर इतना ज़्यादा पहुंच जाएगा उन लोगों को, ये लोग जो 60% पे रिटन क्वालिफाई कर रहे हैं वो बाईपास नहीं कर सकते। तो इन लोगों को जो 60% के आसपास मार्क्स पाएंगे, 55% पाएंगे, इंटरव्यू कॉल तो उनको हो जाती है, लेकिन वो सदा स्ट्रगल करते हैं फाइनल मेरिट के लिए। तो मेरी जो इसमें प्लानिंग होगी वो यही बताने की होगी कि आप रिटन में ही इतना स्कोर खींचने का प्रयास करें कि रिटन में ही आपका स्कोर इतना ज़्यादा आ जाए कि आपकी इंटरव्यू डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, जिसके चलते क्या होगा, आपका जो सिलेक्शन है वो भी श्योर हो जाए और रैंक भी करीब करीब श्योर हो जाती है। तो उसी दिन जिस दिन आपका एग्जाम होता है उसी दिन तय हो जाता है कि आपकी जॉब पक्की है और कंफर्म आपको जॉब मिलने वाली है। लेकिन अगर आप 60% पर मार्क्स पाते हैं, 55% मार्क्स पाते हैं या 50% पाते हैं, तो फिर आपका ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो 27 मार्क्स जो हाईएस्ट मिलने वाले हैं और जो लोएस्ट 12 मिलने वाले हैं, ये बहुत तय करेंगे फिर। हालांकि ऐसा नहीं है कि 60% वालों का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन 60% वालों का सिलेक्शन एक तो ऊपर की टॉप रैंकों में होने की संभावना ना के बराबर है, और दूसरी जो बात है, जो बहुत ही बड़ी बात है, वो ये है कि वो इंटरव्यू पर निश्चित तौर से डिपेंड करेंगे। अगर उनको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो मेरिट से ही बाहर चले जाएंगे। तो मैं इसमें स्ट्रेटजी में यही बताना चाहूँगा कि जो बच्चे खास तौर से चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर वो बने, तो उनके लिए मैं सदा ये कहना चाहूँगा कि वो रिटन में ही पहले मेहनत इतनी ज़्यादा कर लें कि उनकी डिपेंडेंसी जो इंटरव्यू मार्क्स पे है उस पर मार्क्सों पे ना रहे। तो ये तो मेरी पहली प्लानिंग के तौर पे थी, मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि पैटर्न में क्या ध्यान रखें। अब है क्या कि बेसिकली चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि कहना बहुत ही आसान है कि 75% मार्क्स ले आओ, लेकिन 75% मार्क्स लाए कैसे जाएं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है। 75% मार्क्स लाना इसलिए चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल तो नहीं, लेकिन चैलेंजिंग क्यों है मैं उसके रीजन बताता हूँ। एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जितने भी अच्छे बहुत क्वालिफाइड बच्चे होते हैं वो एमएससी के बाद उनके नेट क्वालिफाई होते हैं, नेट जेआरएफ वो पास कर लेते हैं और कहीं ना कहीं अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में वो पीएचडी में चले जाते हैं। जैसे इन केस में मैं कहूँ, मैं भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंटों को देख रहा हूँ, उन्होंने जाके जैसे ही उनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ उन्होंने आईआईटी ज्वाइन कर ली, और आईआईटी ज्वाइन करने के बाद में उन्होंने वहाँ से पीएचडी कर लिया। हुआ क्या, 5 साल तक वो पीएचडी में रहे। 5 साल तक जैसे ही पीएचडी में रहते हैं तो 5 साल में उनका जो अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, जो नेट की प्रिपरेशन वाला कंसेप्ट था उनका, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट है, उस कंसेप्ट से वो दूर हो जाते हैं। उसके चलते क्या होता है कि उनकी जो तैयारी थी उस लेवल की 5 साल के बाद रही नहीं जाती। वो पता चला जितना उन्हें आता था, कई बार तो उसका 50% भी उन्हें फिर नहीं आता, क्योंकि 5 साल में सब भूल चुके होते हैं। अब सब्जेक्ट रिवाइव करना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि अब ये सब्जेक्ट को रिवाइव कैसे करें, क्योंकि इस वीडियो के मार्फत में उन्हीं बच्चों के लिए, खासतौर से मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, तो मैं इस वीडियो के मार्फत उन्हें ये भी कहना चाहूँगा कि वो निश्चित तौर से चैलेंज में हैं। जिन बच्चों ने, मेरे भी स्टूडेंटों ने, या जो मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं या डायरेक्टली मुझसे गाइडेंस लेते रहे, या और भी टीचरों के गाइडेंस जिन्होंने ली है, उन सबके लिए ही चैलेंज है, खासतौर से जिन्होंने पीएचडी कर ली है। होता क्या है कि पीएचडी के अंदर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ते रहते हैं,
और उस स्पेसिफिक टॉपिक में क्या होता है, कई बार तो जो स्पेसिफिक टॉपिक, सपोज कि आपने नैनो टेक्नोलॉजी में पीएचडी की है, इन एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो पता चला नैनो टेक्नोलॉजी से एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला ही नहीं। आप एक्सपर्ट हैं नैनो टेक्नोलॉजी के, क्वेश्चन है एक भी नहीं मिल रहा, तो क्या होगा कि आपका उस फील्ड का पढ़ा हुआ कुछ भी काम नहीं आएगा आपकी मेरिट में। और आईआईटी की चाहे पीएचडी हो, चाहे आइजर की पीएचडी हो, इवन दो टिफर की पीएचडी हो, बार की पीएचडी हो, स्थितियाँ ये हैं, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा कि स्थितियाँ ये हैं कि जॉब नहीं मिल पा रही है बच्चों को, क्योंकि जो प्लेसमेंट की दर है वो बहुत कम है, बहुत स्लो है अच्छे ऑर्गेनाइजरों में, और बच्चे उस हिसाब से पीएचडी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो पता चला हिंदुस्तान में अच्छे ऑर्गेनाइजेशनों में से 100 बच्चों ने पीएचडी की और पता चला वैकेंसी 10 ही आई, तो केवल 10 ही वहाँ पे सेट हो पाएंगे। 90% जो बच्चे हैं वो फिर अच्छे ऑर्गेनाइजरों में नहीं जा पाते। फिर उनके लिए व्यवस्थाएं क्या होती हैं, या तो वो कहीं यूनिवर्सिटी कैंपस में ट्राई करें, वहाँ भी रिटन एग्जाम हो गया है, मैं उस पर भी एक वीडियो दूंगा आगे, और चाहे वो कॉलेजों में आए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने, वहाँ पे मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, तो देख रहे हैं हम रिटन एग्जाम का एक पैटर्न रख दिया गया है। तो उन बच्चों के लिए बहुत चैलेंज है, खासतौर से जिन बच्चों ने बहुत मेहनत से नेट क्वालिफाई किया था, बहुत मेहनत से उन्होंने सब्जेक्ट को तैयार किया था, लेकिन 5 साल में, 6 साल में, या उन्हें 7 साल हो गए एमएससी किए हुए, तो उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की राहें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं कि सब्जेक्ट को कैसे रिवाइव करें। तो मैं इस वीडियो में उन्हीं के लिए कुछ कंसेप्ट देने वाला हूँ, उन्हें बताना चाहूँगा कि कम समय में कैसे आप इस सब्जेक्ट को रिवाइव कर सकते हैं। मैं 2-3 चीज़ें इसमें बता दूँ कि आप प्रिपरेशन में क्या रखें। प्रिपरेशन में एक तो सबसे पहले ये रखें कि जो हमारे पास में पेपर है पीछे का, कुछ साल के पेपर्स में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उपलब्ध करा दूं। कुछ बच्चों ने पहले भी डिमांड की थी कि सर कुछ पेपर हमारे पास मिल नहीं रहे हैं, जैसे 46 विज्ञापन आया उसका पेपर बच्चों पे नहीं है, उसके बाद 47 विज्ञापन आया उसका भी पेपर नहीं है, उसके अलावा जो हमारे यूपी पीएससी के थ्रू एग्जाम होते हैं या एमपी पीएससी के एग्जाम होते हैं उनका भी पेपर उनके पास नहीं है। तो उन्हें फिर निश्चित तौर से पेपर ना होने से पैटर्न का अंदाजा नहीं लगता कि पेपर के पैटर्न का क्या लेवल है। मेरे जहाँ तक बात है कि पेपर का लेवल क्या आता है वो भी मैं बता दूं, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो पहली बार दे रहे हैं। जो लोग पहले से देते रहे उन्हें तो थोड़ा लेवल का आइडिया रहता है, तो लेवल की बात मैं बताता हूँ। लेवल नेट के मुकाबले थोड़ा इजी रहता है पेपर जो है। अगर मैं कहूँ कि नेट के स्तर का आता है तो मैं कहूँगा नेट के स्तर का नहीं आता, नेट के स्तर से थोड़ा सा डाउन होता है स्तर इसका। तो मैं ये मान के चल सकता हूँ गेट के एग्जाम का स्तर माने या हमारा जो बार का एग्जाम होता है उसका स्तर माने तो ये अप्रोप्रिएट है। ये जो एग्जाम का लेवल होता है तो लेवल में मैं बता दूँ, या तो आप ये कह सकते हैं कि गेट के एग्जाम का जो लेवल है वो उस लेवल का पेपर रहता है, या हम ये कह सकते हैं कि बार का जो एग्जाम होता है उसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लेवल के आते हैं। तो ये लेवल है इसका। तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि मैं साथ साथ ये भी बता दूं समय बहुत कम मिलता है भाई। हमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं और पता चला 2 आवर्स का हमें समय मिला है, तो 2 आवर के समय में अगर हम 100 क्वेश्चन करने हैं, 70 क्वेश्चन फिजिक्स के करने हैं और 30 क्वेश्चंस जो है वो ये सब्जेक्ट के हो गए, ये आपके जीएस वाले हो गए। तो अगर हम इन क्वेश्चनों को देखें तो हमारे पास करीब करीब ये मान के चले 1 मिनट मिलेगी एक क्वेश्चन के लिए। रीजंस क्या है कि आपको आंसर भी भरना है, ऐसा तो है नहीं कि पेपर केवल सॉल्व करना है। आंसर की फिलिंग में भी थोड़ा समय लगता है, क्वेश्चन को पढ़ने में भी समय लगता है, उसको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी कई बार करनी पड़ती है, उसमें समय लगता है। तो क्या होता है कि जो पेपर सेटर होता है वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देता। ऐसी उनकी कोशिश रहती है कि जो पेपर है वो उस समय में पूरा हो जाए, और ख़ास तौर से उन बच्चों को निश्चित तौर से इसमें लाभ मिलता है जिनको क्वेश्चनों के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं उनके आंसर तक याद होते हैं। कई बार क्या होता है कि जो बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं बच्चे, वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चनों के जो आंसर हैं उनको भी रख जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है उन्हें वहाँ कैलकुलेशन जो पोर्सन है वो उसमें फ़ायदा मिल जाता है। तो मैं कहूँगा कि जो अगर आप बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बहुत स्टैंडर्ड रिजल्टों को तो सदा याद ही रखें, उसको ऐसा ना करें वहाँ निकाल के देखें, क्योंकि उसके लिए समय लगेगा। तो इसमें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में आपको क्या रखना है कि पेपर के लेवल के बाद में हमें ये सोचना है कि जो ये लेवल है इसको कैसे ऑब्टेन करें, जल्दी से कैसे रिवाइव करें। तो जैसे हमारे पास में सारी बुकें लिख रहा हूँ, मैथमेटिकल फिजिक्स का सपोज किया बुक आती है, बच्चों के दिमाग में ये भी चल रहा होता है सर कौन सी बुक से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन सी से कम आते हैं। तो मैं बताऊँगा ऐसा कुछ है नहीं कि किसी पर्टिकुलर बुक के प्रति बायसनेस रहती है। जो भी पेपर सेटर होते हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जो पेपर है वो सभी बुकों से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो। नेट में तो कई बार ऐसा होता है कि नेट में तो हम देखेंगे तो मैथमेटिकल, क्वांटम, ईएमटी इनका पोर्शन ज़्यादा आता है, लेकिन जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जा रहे होते हैं तो वहाँ पे कई बार ये देखा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि यही 3 बुक ज़्यादा आएँ। उसमें तो कई बार ऐसा भी होता है एटॉमिक ज़्यादा आ गई इन बुकों के मुकाबले भी, पता चला न्यूक्लियर ज़्यादा आ गई। तो आप इस स्ट्रेटजी को भी समझें कि इसमें आप ये नहीं कह सकते
तो वहाँ की प्लानिंग और यहाँ की प्लानिंग में अंतर है। नेट की प्लानिंग में अंतर ये है कि वहाँ हमको पता है कि इस बुक से ज़्यादा आता है तो वहाँ हम ज़्यादा समय देते हैं। यहाँ हमें जो समय का वो रखना है, खासतौर से जो छोटी बुक है उनको पहले तैयार करें। जैसे हमारी ये मैं बता दूं, ये मैं कहूँगा, ये हमारी जो है जिन बुकों में लेंथ ज़्यादा है उन बुकों को बताता हूँ जिनमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, और शॉर्ट बुक का मतलब जो बहुत जल्दी तैयार होती हैं। तो जो हमारी लेंथी बुक है उनमें मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स से कहते हैं, और इसके साथ साथ ये थोड़ा समय ज़्यादा लेती है। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी काफ़ी समय लेती है, काफ़ी बड़ी बुक है। स्टैटिस्टिकल के साथ साथ मैं बता दूं आपको, क्लासिकल में भी काफ़ी समय लगता है। ये क्लासिकल है। तो ये जो हमारी बुक हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम और एक हमारी ईएमटी, ये जो 5 बुक है ये थोड़ी लेंदी बुक हैं। इनको कहता हूँ मैं लेंदी बुक। इनमें समय हमारा ज़्यादा लगता है। ज़्यादा समय लगने से क्या होता है कि हम पे एकदम से प्रेशर बढ़ने लगता है इस बात का कि कोर्स ही कवर नहीं हो पा रहा। तो मैं कहूँगा उन बच्चों को खासतौर से जिनका गैप ज़्यादा हो गया है, मैं उनके लिए थोड़ा इस वीडियो को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जिनका गैप ज़्यादा हो गया है उनको मेरी प्लानिंग ये होगी कि इन बुकों को पहली प्रायोरिटी पे ना रखें। पहली प्रायोरिटी पे बुक को रखें शॉर्ट, जो हमारी छोटी बुकें। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हमारी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स को सबसे पहले तैयार कर लें। न्यूक्लियर फिजिक्स का पता चला आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो 4 से 5 दिन में पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स का पूरा कोर्स सब तैयार हो जाता है। जिन्होंने पहले से पढ़ा रखी है उन्हें 5 दिन से ज़्यादा नहीं लगते इस बुक को तैयार करने में, उससे भी कम में हो जाती है कई बार। तो अगर आपने पहले से अच्छे से पढ़ी हुई है 3 दिन में भी तैयार कर सकते हो, तो कम समय में हो जाएगी। उसके बाद में हमारी जो एटॉमिक फिजिक्स है उस फिजिक्स का तो मैं बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि केवल और केवल पूरी तैयारी में एक बुक ऐसी है एटॉमिक फिजिक्स जो क्या होता है सबसे जल्दी तैयार भी होती है और एक ही बुक से काम हो जाता है। प्रोफेसर राजकुमार की बुक आती है, उसमें आप उन्हीं की बुक को पढ़ लें और उस बुक के जो भी हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स तक भी याद कर लें, तो पता चला हर क्वेश्चन एटॉमिक का उसी बुक से मिलेगा। तो ये भी बहुत जल्दी तैयार होती है। आप कहें कि सर न्यूक्लियर फिजिक्स को हम कितने दिन में तैयार कर सकते हैं, तो जिन्होंने पहले से पढ़ा रखी है उन्हें 4 से 5 डे ही लगता है, बस 4 से 5 दिन नहीं लगते, इससे ज़्यादा लगते ही नहीं। और जो थोड़ा और ज़्यादा पढ़े हुए वो 3 दिन में भी कर लेते हैं, और जिनकी बहुत पहले से अच्छी तैयारी रही है वो 2 दिन में भी कर लेते हैं। तो ये बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। एटॉमिक फिजिक्स भी ऐसी बुक है जो बहुत जल्दी से तैयार होती है, एक ही बुक से तैयार हो जाती है। तो ये भी आप मान के चल सकते हैं कि 5 दिन से लेकर 7 दिन में इसे आराम से तैयार कर सकते हैं। मैं डे लिख रहा हूँ कि आप डे कितने दिन में इन्हें आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये उन बच्चों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ जिन्होंने चीज़ों को पहले पढ़ रखा है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने कभी पहले से भी नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है वो भी नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। वो भी क्या करें कि चीज़ों का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। मैं कुछ यहाँ पर टिप्स भी दे रहा हूँ, बेस्ट टिप्स मैं कहूँगा इन्हें, जिन्हें मैं कहना चाहूँगा। पहले टिप्स में मैं बोल रहा हूँ खास तौर से रीड अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस के हिसाब से ही पढ़े, सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन होंगे केवल वही पूछे जाएंगे। तो जब भी आप किसी भी बुक को तैयार करने चलें, सपोज क्या आप एटॉमिक फिजिक्स को तैयार कर रहे हैं, तो एटॉमिक फिजिक्स का सिलेबस देख लें, कैस्केंट प्रोफेसर में सिलेबस में क्या क्या दे रखा है, उन टॉपिकों को मार्क कर लें, उन्हीं टॉपिकों को केवल पढ़ें। ऐसा नहीं है कि पूरी की बुक आपने देखा कि राजकुमार सर की बुक उठाई और हर टॉपिक को पढ़ रहे हैं। हर को ना पढ़ें, उसी टॉपिक को पढ़ें जो पेपर में केवल पूछे जाने वाले हैं, और पूछे उसके के हिसाब से जाएंगे सिलेबस। क्योंकि जब पेपर सेटर के पास में पेपर आता है बनने, तो उसके पास में सिलेबस भी आता है। और इन जनरल ये होता है सिलेबस के साथ साथ मैं आगे की एक चीज़ और भी बता दूं, पेपर भी आता है पीछे का, जिससे क्या हो दो लाभ मिले। जो पेपर सेटर है एक उसे ये बता रहा है कि मुझे इस सिलेबस में से पेपर बनाना है, और दूसरा पीछे के पेपर इसलिए भेजे जाते हैं कि ये पेपर का हमें लेवल रखना है। तो 2 पेपर उसी हिसाब से फिर आपका फ्रेम भी होता है। जो पेपर सेटर होते हैं वो कई सारे पेपर सेटरों के पास पेपर जाता है और उनसे क्वेश्चन मांग लिए जाते हैं, और पता चला 20 पेपर सेटर रखे, 20 से 10 क्वेश्चन सबसे मांग लिए, तो पता चला 200 क्वेश्चनों का उनके पास पूल आ गया। फिर उसमें से 70 क्वेश्चन छांट लिए उसे। फिर उसके बाद में उस पेपर को क्या करते, एक पैनल बैठता है और वो पैनल ये तैयारी करता है, जो क्वेश्चंस कलेक्ट कर लिए गए उनमें से ये कोशिश की जाती है कि सारा जो सिलेबस कवर हो जाए। ऐसा ना हो कि जब क्वेश्चन की चूज करें, ऐसा नहीं होता, उसे मॉक ड्यूरेशन कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि हर बुक को बराबर वेटेज के आसपास रखा जाता है। ऐसा तो कर लेते हैं कि एक बुक से किसी से 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए, किसी से कम पूछ लिए, लेकिन ऐसा नहीं करते कि कोई बुक बिल्कुल ही नहीं पूछी गई, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ भी मैं बताना चाहूँगा। तो एटॉमिक फिजिक्स छोटी बुक है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती।
सॉलिड स्टेट की जो फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट, इसका सिलेबस बहुत छोटा है। आप अगर इसे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे तो 3 से 4 दिन में तैयार कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले से की हुई है उन्हें इससे ज़्यादा समय लगेगा ही नहीं रिवीजन में, बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाती है। जैसे ही आप ये भी देखते चले कि जैसे ही आपने वो बुक पढ़ ली है सिलेबस के हिसाब से, तो तुरंत ही जैसे ही उस बुक को पढ़ें, तुरंत ही क्या करें कि जो पीछे के आपके पास पेपर हैं, जो पुराने एटमों के पेपर आ चुके हैं, उन पेपरों को सॉल्व करें साथ के साथ, जिससे आपको ये भी पता चलता रहे कि जो आपने चीज़ें पढ़ ली हैं उस हिसाब से आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। तो उस हिसाब से जैसे आप देखेंगे कि जो आपने पढ़ा है उसी हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे सॉल्व हो गए, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही से तैयारी कर ली है। मैं दूसरे टिप्स में ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप बुक तैयार करें उसके शॉर्ट नोट्स बना लें, लॉन्ग नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स। ये की है सक्सेस की, शॉर्ट नोट्स, कि आपके पास सब चीज़ों के शॉर्ट नोट्स हों, छोटे छोटे से बने हुए, जिन्हें क्या करें लास्ट मिनट पर तेजी से रिवीजन हो जाए। क्योंकि लास्ट का जैसे ही समय आपको आएगा पेपर के 3 दिन या 4 दिन पहले, उसको फिर आपको पूरे के पूरे सिलेबस को, पहले तो आपने पढ़ ही लिया है 2 महीने पहले से, लेकिन उन करीब करीब 2 से 3 दिन में, 4 दिन में वो पूरा का पूरे सिलेबस को एक साथ फिर से रिवीजन चाहिए, लास्ट मिनट जिसको कहते हैं लास्ट मिनट का रिवीजन, वो बहुत जरूरी है और वो आता है शॉर्ट नोट से। उस शॉर्ट नोट्स को बनाते समय पे 2 चीज़ों का ध्यान रखें, मैं ये भी बता दूं, फॉर्मूलों को प्रायोरिटी दें, रोज फॉर्मूला रिवीजन पर जरूर काम करें, और फॉर्मूलों को रिवीजन करते समय पे ये याद रखें कि ग्रुप बना लें। अगर आप बहुत ही अच्छा, तो फॉर्मूला रिवीजन ऐसा होता है कि पता चला जहाँ पे बच्चे खासतौर से कंबाइंड तैयारी कर रहे होते हैं, जो उनके साथी भी एग्जाम दे रहे हैं, वो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी बुक के फॉर्मूलों को पहले तैयार कर लें और फिर आपस में डिस्कस कर लें। और किसी को अगर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला उसकी नोट्स में मेंशन नहीं हो पाया है तो उसे भी मेंशन कर लें और उसको बार बार रिवाइज करें। ऐसा नहीं है फॉर्मूला रिवीजन एक बार करने के बाद रोक दें। अब से लेकर जब तक आप पेपर देने जाएंगे या जब भी, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए नहीं बना रहा हूं, ये आज से 10 साल बाद भी सिग्निफिकेंट होगी वीडियो, आज भी सिग्निफिकेंट है और आज से 20 साल बाद भी होगी, क्योंकि जो बेसिक मूलभूत तैयारियों के पैटर्न होते हैं वो यही होते हैं, ये नहीं बदलते। क्वेश्चनों का लेवल चेंज हो सकता है लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं प्रिपरेशन के वो यही होते हैं जो मैं दे रहा हूं इस वीडियो में। तो फॉर्मूलों पे ध्यान रखें। उसके अलावा एक चीज याद रखें कि क्वेश्चंस में जो कंसेप्ट हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, उन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को अपने शॉर्ट नोट्स में कवर कर लें। जैसे एक बतौर एग्जाम्पल बताता हूं, हमसे पूछता है कि भाई जीमान इफेक्ट का बताइए किस कंसेप्ट पे, किस सिद्धांत पे काम करता है, तो आपको ये पता चलेगा कि लार्मर प्रेसिशन कंसेप्ट उसमें आएगा, जिसे हम बोलते हुए हैं स्पेस क्वांटाइजेशन पे काम करता है। जब हम एनामोलस जीमान इफेक्ट पे जाते हैं तो वहां पर हमें ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक स्पिन कंसेप्ट पे काम करता है। तो इनको कहते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट, उनको भी लिख लें क्योंकि वहां पर क्वेश्चन इस पैटर्न पे आते हैं। उसके अलावा एक चीज जरूर याद रखें, जितने भी एक्सपेरिमेंटल हैं हमारे पास, जिस भी बुक को आप तैयार कर रहे हैं उसके जो भी एक्सपेरिमेंट हैं वो याद रखें कि कौन सा एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या कंक्लूजन मिलता है। जैसे पूछता है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, तो हमें पता हो कि एटम के डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल को बताता है। पूछता है जीपी थॉम्सन इफेक्ट हमें क्या बताता है, तो हमें पता हो कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को शो करता है। निश्चित तौर से कंपटीशंस की दुनिया में इस पैटर्न पे क्वेश्चन तो हमें मिलते ही रहेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो निश्चित तौर से आता है क्वेश्चन इस पैटर्न पे, जहाँ पे क्या करता है कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कहता है और कहता है इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, इसके क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, ये सब चीजें हमें निश्चित तौर से पता हो। तीनों चारों चीजों पे शॉर्ट नोट्स बनाते समय इन एस्पेक्टों पे निश्चित तौर से काम करें। फॉर्मूला की है, मैं लगातार कहता रहा हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ। फिजिक्स में जैसे ही आपको सब फॉर्मूले तैयार होते हैं, फॉर्मूले में एक चीज सदा याद रखें कि ईच एंड एवरी टर्म का हमें वैल्यू पता हो। जैसे क्या हुआ, फॉर्मूला पता चला, फॉर्मूले के बाद में हमें यही पता नहीं है कि हमें फॉर्मूला तो याद है लेकिन यही पता नहीं है इसमें जो ये वैल्यू आई है इसकी वैल्यू क्या है, वो हमें पता हो। अगर वो पता रहती है तो आधी कामयाबी हमारी साथ सता चलती है। तो ये शॉर्ट नोट्स बनाएं, फॉर्मूलों के जो वो हैं वो बनाते रहें, लगातार उन्हें रिवाइज करते रहें। कंसेप्टों को पढ़ने के बाद में उनकी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की लाइन पढ़ें, बट लेंदी नोट्स ना बनाएं। उसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन एक्सपेरिमेंटों को आप चाहे पूरा ना पढ़ पाएं लेकिन क्या पढ़ें, 2 चीजें जरूर पढ़ लें। एक्सपेरिमेंट क्या सिखाता है, हमें पता चला हर प्रैक्टिकल का कुछ ना कुछ कॉन्क्लूजन्स होता है, उस कॉन्क्लूजन्स को जरूर जानें, इससे आपको लाभ मिलेगा। तो शॉर्ट नोट्स पे काम करें। खासतौर से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं सॉलिड स्टेट में, जैसे आप कहेंगे इसमें मैंने कहा कि बुक कौन सी पढ़ें, बच्चों के माइंड में ये भी चल रहा होता है सर बुक तो हम पे बहुत सारी हो गई, तो मैं कहूँगा बुकों के प्रति सेलेक्टिव रहें।
बुकों का ढेर ना लगाएं, बुकों में सेलेक्टेड रहें। बहुत सारी बुक पढ़ने से आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा हो जाएंगे और उन्हें रिवीजन करना भी भारी होगा। तो आप क्या करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड की बुक पढ़ें। जैसे आपको सॉलिड स्टेट है, इसमें जैसे आपको पढ़ना है, तो देखो मैं बता ही रहा था, प्रोफेसर राजकुमार, उन्हीं के कॉलेज में मैं टीचिंग करता हूँ। प्रोफेसर राजकुमार हमारे HOD रह चुके हैं। तो इनकी बुक आती है एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, जो पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई जाती है, और मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट बुक है। आपको कहीं कोई भी दुनिया का एग्जाम दें फिजिक्स में, आपको इस बुक से अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं। चाहे आप IAS दे रहे हैं, PCS दे रहे हैं, चाहे आप बार्क का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे गेट दे रहे हैं, चाहे DRDO दे रहे हैं, कोई भी हिंदुस्तान का एग्जाम दें इंक्लूडिंग नेट, सभी क्वेश्चन इसी बुक से कवर हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दे रहे हों, लेक्चरर के एग्जाम दे रहे हों, सफिशिएंट बुक है ये। तो एक ही बुक पढ़ें, बस उससे अलग कुछ ना पढ़ें। सॉलिड स्टेट में आपके पास में बहुत सारे विकल्प मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा एक ही बुक ले लें, या तो वहाब साहब की बुक लें, उसको पढ़ लें, या वहाब साहब की ना पढ़ना चाहें तो एसओ पिल्लई ले लें, उसको पढ़ लें। इनमें से वो बुक चॉइस में एक ही बुक को कई बार पढ़ें, ना कि क्या करें कई सारी बुकों को एक एक बार पढ़ने से अच्छा होता है एक ही बुक को कई बार पढ़ना। एक चीज जरूर ध्यान रखें जब भी आप तैयारी करें कि सिलेबस जरूर कवर हो जाए। जैसे सपोज कि आपने वहाब साहब की बुक को पढ़ा सॉलिड स्टेट पे, और पता चला कुछ पोर्शन ऐसा था कि वहाब साहब की बुक में उस सिलेबस में मेंशन था नहीं, आपने क्या किया, केवल इसी बुक को पढ़ गए और सिलेबस आपका कवर नहीं हुआ। तो अगर ऐसा होता है इन केस, तो फिर क्या करें, उसे सपोर्ट कर दें किसी दूसरी बुक से जो पोर्शन इसमें नहीं मिला है, जिसके चलते हो कि हमारा कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई टॉपिक छोड़ के चले जाए। पता चला आपने पूरी बुक तैयार की और जो टॉपिक छोड़े उन्हीं से क्वेश्चन आ गए, तो आपको निश्चित तौर से नुकसान हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें। एसओ पिल्लई आप पढ़ सकते हैं, किटल की बड़ी फेमस बुक आती है, जो लोग इसे पढ़ते रहे हैं वो इनको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी बुक है जो सॉलिड में पढ़ी जाती हैं। मैं फिर मुझसे पूछेंगे बच्चे के सर हम क्या पढ़ें, मैं कहूँगा आप इस हिसाब से पढ़ें कि जो बुक आपने पहले ऑलरेडी पढ़ ली है इनमें से उसी बुक को पढ़ें, और जो उसमें सिलेबस में कवर नहीं हो पाया है उसे दूसरी बुक से पढ़ लें, लेकिन केवल उसी पोर्शन को पढ़ें जो उनकी बुक के अंदर कवर नहीं हुआ है। ऐसा ना करें कि उसी टॉपिक को एक बुक से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत समय चाहिए होता है। इतना समय नहीं है इस समय पे पेपर में, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं ये मान के चल रहा हूं करीब 2 मंथ से भी कम बचा हुआ है आगे। हालांकि वीडियो जब ये देखी जाएगी तो कई बार ऐसा भी होगा जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो रहा होगा तो 4 महीने होंगे। तो स्ट्रेटजी आपके टाइम के हिसाब से भी हो, जैसा आपके पास समय है उसी हिसाब से स्ट्रेटजी भी हो। तो ये रखें, सॉलिड स्टेट जल्दी तैयार हो जाती है। और फिर एक हमारी बुक चलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और ये काफ़ी अच्छी बुक है और जल्दी तैयार होती है। तो ये शॉर्ट बुक हैं चारों, इन्हें मैं शॉर्ट में लेता हूँ। ये भी हमारी आराम से अगर आप कोशिश करेंगे तो 5 से 7 दिन में तैयार हो जाएगी। ये प्लानिंग जो मैं बता रहा हूँ वो उन बच्चों के हिसाब से है जिन्होंने कभी पहले पढ़ा है। ऐसा नहीं है कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो 5 दिन में तैयार कर लेंगे, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं मैक्सिमम वही लोग बनते हैं जिनकी पहले से कुछ ना कुछ तैयारी होती जरूर है। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल शून्य हैं और एकदम से जाएंगे और 2 महीने में एकदम से असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, ऐसी संभावना कम है। संभावना वही है जिन्होंने सब्जेक्ट को पहले पढ़ा है, जिन्हें सब्जेक्ट रिवाइव करना है, उनमें से ज़्यादातर लोग बनते हैं जिन्होंने पहले से 4 बुक तैयार कर रखी हैं, 3 बुक तैयार कर रखी हैं, अब उन्हें पता है कि 3-4 बुक और अच्छे से तैयार कर लें, तो उनमें से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे पूछते हैं बच्चे के सर इसमें भी बुक कुछ बता दीजिए, लास्ट मिनट पे हम कौन सी बुक पढ़ लें, तो मैं कहूँगा जैसे हमारा बेसिक फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो वी.के. मेहता से ही पढ़ें। मेरी सदा फेवरेट बुक रहती है, एस चांद पब्लिकेशन की बुक आती है वी.के. मेहता। इसे भी रीड अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मैं इसमें बता चुका हूँ पहले ही, और मेरी ये बहुत प्लानिंग रहती है कि सिलेबस के हिसाब से दें। वी.के. मेहता की बुक पढ़ लें, उसके अलावा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन जरूर पढ़ें, क्योंकि थोड़ा सा वी.के. मेहता में डिजिटल है लेकिन थोड़ा कम है, तो अलग से पढ़ लें। डिजिटल को थोड़ा सा अलग से पढ़ लें। आनंद कुमार की बुक आती है उसको पढ़ लें, या आप पहले से मालविनो लीच वगैरह पढ़ चुके हैं तो उसे पढ़ लें। ऑपरेशन एम्पलीफायर वाला जो पोर्शन है OPMP है उसे सोम से कर लें तैयार। मैं सदा कहता हूँ सोम की बुक आती है OPMP पे, उसे तैयार कर लें। तो यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन निश्चित तौर से इनसे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इससे कवर हो जाएगी। तो ये शॉर्ट बुक थी जिनमें आप ये प्लानिंग रखें। तो यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये जो हमारा पूरा का पूरा पोर्शन है ये अप्रोक्सीमेट जो हमारा 20 दिन के अंदर 20 से लेकर 25 दिन में ये आप तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ एक चीज़ मैं ये बता दूं, जो ये 30 क्वेश्चन GS है ये आपकी रैंक में जो रैंक जहां आपकी आने वाली है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स में कह रहा हूँ कि GS इज ऑलवेज डिसाइडिंग फैक्टर इन रैंक।
रैंक की जब भी आपकी बात आएगी कि रैंक किससे तय होगी, तो मैं कहूँगा फिजिक्स से तो निश्चित तौर से होगी, लेकिन ये बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है जीएस। खास तौर से एक मेरा बहुत ही पेट वो रहता है बच्चों को, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो बच्चे जैसे ही नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, पीसीएस आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, वो निश्चित तौर से यह लाभ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पीएचडी करने चले जाते हैं उनका जीएस पोर्शन सदा कमजोरी बना रहता है। उनके लिए फाइट ही रहती है इन 30 क्वेश्चनों में, वो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 तक पहुँचते हैं। जो लोग आईएएस एग्जाम दे चुके हैं, मेंस के एग्जाम दे चुके हैं, पीसीएस के मेंस के एग्जाम दे चुके हैं, जो जीएस जिनका बहुत साउंड है, जिन्होंने जीएस पे थोड़ा काम किया हुआ है, उनका मैं आपको बता दूं, जीएस में बहुत बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जो बहुत अच्छी रैंक लगाएंगे, 25 क्वेश्चन तक जीएस में कर देते हैं। टॉपर्स जो होते हैं वो जनरली यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और आपको पता चल रहा होगा, एक बच्चा 15 क्वेश्चनों पर रह जाता है या 10 पे रह जाता है, एक 25 पे पहुँच जाता है, तो आपको खुद ही पता चलेगा कि 10 से 15 क्वेश्चनों का मतलब है आपने 25 से 30 नंबर की लीड ले रखी है, और वो फाइनल रैंक में बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो जीएस की है। अब बच्चे कहेंगे कि सर अब जीएस पढ़ने को तो समय नहीं है, इतनी जल्दी हम कैसे करें? तो छोटा पोर्शन जरूर तैयार करें। आपको सबको पता है ल्यूसेंट की बुक आती है, तो ल्यूसेंट को तो जरूरी पढ़ के जाए। आपको ल्यूसेंट का जो बुक है वो जरूर आपका तैयार होना चाहिए। ल्यूसेंट जो है इसमें से ही काफ़ी क्वेश्चन, 30 में से कई बार 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन तक इससे तैयार आ जाते हैं। तो आप ल्यूसेंट को पढ़ लें, प्लस करंट को अच्छे से करके जाए। करंट से 4-5 क्वेश्चन तक देखे जाते हैं, तो करंट को तैयार कर लें, करंट जल्दी तैयार हो जाती है। और एक मैं चैनल भी यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा, एक चैनल चलता है मंजीत मैथ मैजिक, MMM के नाम से। मंजीत मैथ मैजिक के चैनल से आप करंट पढ़ लें, वो पूरे के पूरे सारे मंथों को कवर कर लेगा। लेकिन आप 8 से 10 महीने जो पुरानी करंट है केवल वहाँ तक का पढ़ लें। ऐसा ना करें कि 2 साल की करंट तैयार कर रहे हैं, नो नीड। मैक्सिमम 10 महीने, नहीं तो 8 महीने तक का भी काम चल जाता है। क्योंकि जो पेपर सेटर होता है वो ऐसा तो होता नहीं है कि पेपर कल ही सेट हुआ है। उसमें भी याद रखना कि जो पेपर जहाँ पेपर जब होना है उससे 2 से लेकर 3 महीने से के करीब मैं मान के चलता हूँ पेपर बनने की तैयारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इन जनरल 2 मंथ के आसपास, कई बार 1 मंथ पहले। तो उससे पहले की जीएस 4 या 5 महीने की और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये भी ध्यान रखें, जो मैं टिप्स में देना चाहूँगा। देखिए 7-8 महीने तक तैयार कर लें। कई बार क्या होता है कि जब पेपर सेट होता है उसमें करंट के क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं, 5 क्वेश्चन, और वो बिल्कुल लेकर से पूछ लिए जाते हैं। तो करंट को अहमियत दें, करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5 से लेकर 6 क्वेश्चन आपको करंट के जरूर मिलेंगे। ल्यूसेंट को प्राथमिकता पर रखें। जिन लोगों ने आईएएस पीसीएस या कंपटीशन दे रखे हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती नहीं। उनका वो ये जो जोन है वो उन्हें टॉप रैंक दिलाने में मदद करता है। मैं पीछे के जो रिजल्ट देख रहा था, पीछे जैसे हमारा 47 विज्ञापन आया, 46 आया, वो बच्चे जिन लोगों ने आईएएस की प्रिपरेशन की हुई थी वो निश्चित तौर से फायदे में रहे, और ज़्यादातर टॉप रैंक में उन्होंने क्वालिफाई किया। किसी की 4 रैंक है, किसी की 2 रैंक है। वो ही बच्चे जिन लोगों ने आईएएस पीसीएस की तैयारी की थी। रिसर्च में जो लोग चले गए उन्हें थोड़ा फाइट ज़्यादा करना पड़ा। कुछ बच्चे जिन लोगों को पता होता है, जो थोड़े ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, पीएचडी के समय में भी अपने सब्जेक्ट को बचा के रखते हैं। क्या करते हैं, जब भी उन्हें छुट्टी मिलती है, संडे की छुट्टी मिली या उन्हें बीच में गैप मिलता है, ब्रेक मिलता है, तब भी वो अपनी फिजिक्स पढ़ते रहते हैं। और क्या करते हैं, कंपटीशन देते रहते हैं, चाहे उनका उन कंपटीशनों में सिलेक्शन ना हुआ हो, लेकिन क्या होता है कि उससे उनका सब्जेक्ट बचा रहता है। क्या होता है, उसे लगातार रिवीजन मिलता रहता है। क्योंकि आप जब भी पेपर देने जाते हो, तो मैं एक बेस्ट टिप्स में कहना चाहूँगा कि पेपर को चाहे आप पेपरों में अपीयर करते रहें, पेपर में आपकी अपीयरेंस होती रहे। कैसे पेपरों में, कि पता चला आप पीएचडी कर रहे हैं, आईटी में पीएचडी कर रहे हैं, कहीं किसी और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, फिर भी फिजिक्स के संबंधित जो एग्जाम है उनमें अपीयर होते रहें। सिलेक्शन चाहे उनमें ना भी हो आपका, लेकिन क्या होगा, उससे आपके सब्जेक्ट में जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ के जाएंगे। कुछ ना कुछ पढ़ के जाएंगे तो क्या होगा कि वो उस दिन तो लाभ नहीं दे रहा होगा, लेकिन जब आप फाइनली जिस दिन सेलेक्ट होंगे वो सारी तैयारी जुड़ जाती है। अंत में सब चीज़ों का निचोड़ मिलता है जिस दिन आपका फाइनल सिलेक्शन मिलता है जॉब के लिए। वो ऐसा नहीं है कि वो 1 दिन की तैयारी का काम होता है, 2 दिन की तैयारी का, वो बहुत पहले से लगे हुए होते हैं। तो ये आप जो है इस पोर्शनों पर मैं कहूँगा कि ये जो शॉर्ट बुक्स हैं आप तैयारी यहाँ से जारी करें। जैसे ही आपका ये पोर्शन तैयार होगा तो आपको तुरंत से ये पता चलेगा कि हमारा करीब करीब 40% पोर्शन तैयार हो गया है। मैं ये भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तैयारी में ये मान के चलें कि डिवीजन जो है क्वेश्चनों का वो बहुत ज़्यादा डिपार्चर नहीं करेगा।
ऐसा नहीं होगा मैथमेटिकली पूरी भरी हुई होगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। सभी बुकों से, जैसा आपका 70 है और आप देख रहे होंगे कि 5 बुक ऊपर हैं, 4 बुक ऐसे हैं, थोड़ा सा पोर्शंस जो आता है वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं, वो 1-2 क्वेश्चंस। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाती हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार इस पोर्शन से, कम ही आते हैं लेकिन 1-2 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, जो सिलेबस में कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का कुछ दे दिया होगा तो उसी को देख लेना, नहीं तो आप बेसिक IQ से भी इन क्वेश्चनों को निकाल जाओगे। उसके बाद जैसे ही आपकी ये तैयारी हो जाती है तो 40% होते ही एकदम से आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाता है। आपको खुद ही पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस एकदम से इनरिच हो गया है, क्योंकि आपको खुद पता चला कि इतनी जल्दी से हमारा ये काम तैयार हो गया है। फिर आपको चॉइस रखनी है इन बुकों से, जो ऊपर की बुक हैं। तो इनमें भी चॉइस में मैं बताना चाहूँगा कि इनमें से चॉइस के अंदर आप जाएँ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के ऊपर, मेरी चॉइस में ये रहेगी। तो मैं ऑर्डर में भी बता दूँ, पहले इस बुक को तैयार करें, मेरी ऑर्डरिंग तो ये रहेगी। दूसरे नंबर पर ऑर्डर में इसे दूंगा, तीसरे नंबर पे ऑर्डर में इसको रखूंगा, फोर्थ में ऑर्डर इसको रखूंगा, फिफ्थ ऑर्डर पे इसको रखूंगा, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स को। और ये इस हिसाब से है कि कौन सी किताब जल्दी तैयार हो सकती है, क्योंकि समय जब हमारे पास कम होता है तो प्लानिंग उसी हिसाब से हमें रखनी चाहिए। नेट की प्रिपरेशन गेट टिप्स में मैं कुछ और बोलूँगा, असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निक्स अलग है, सब एग्जामों की रिक्वायरमेंट अलग है, तो प्लानिंग भी अलग अलग है सबकी। यहाँ स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बड़ा फायदा क्या है कि बहुत ही जल्दी से तैयार होती है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। जिन लोगों ने पहले से तैयार की हुई होती है वो हार्डली 5 डेज में इस बुक को तैयार कर सकते हैं, 5 से 6 दिन में बहुत आराम से। करीब करीब 40 से लेकर 50% जो क्वेश्चंस आते हैं इस बुक के वो हमारे BSc के ही होते हैं। तो जो हमारे BSc में थर्मल स्टैटिस्टिकल हमारी पढ़ी हुई है उसी से काम चल जाता है। हायर लेवल के क्वेश्चंस जो आते हैं वो करीब 40 से 50% वो होते हैं, 50 से 60% BSc तक के आगे, तो बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है, क्योंकि BSc जो है वो बहुत जल्दी से तैयार पड़ जाती है 1 से 2 दिन में। 3 से 4 दिन आपने PG लेवल की चीज़ें कर ली। मेरी वीडियो इतनी अच्छी मैंने वीडियो डाली हुई हैं, जिन लोगों ने उसके रूट्स बना लिए हैं वो तो बहुत ही बूम की तरह काम करेंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन उन्हीं में से आएंगे। ये एक मैं बात पहले ही बता रहा हूँ कि जो भी चैनल पर मैंने कंटेंट डाल रखा है, हिंदुस्तान का आप फिजिक्स में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें, ऐसा होगा ही नहीं कि उससे पेपर बाहर जाएगा, सब उसी में से आएगा। लेकिन उसको कंटेंट क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसको एक साथ से कैसे समेटे जाए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि आप इतने कंटेंट को कैसे संभालें। तो आप उसमें एक प्लानिंग कर सकते हैं। प्लानिंग में ये है कि 3-4 का एक ग्रुप बना लें, एक बच्चे से कहते हैं कि भाई तो इस सर की जो वीडियो देख के इसके नोट्स बना ले, इसका मैं बना लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ, फिर आपस में इंटरचेंज कर लें। तो इसमें क्या है कि जो बेस्ट टिप्स में मैं ये भी कहना चाहूँगा, 6 टिप्स में दे चुका हूँ, 7वें टिप्स में ये कहूँगा कि आप क्या करें, एक ग्रुप बना लें और ग्रुप में बुक वाइज तैयारी का मौका दे दें। ग्रुप में सपोज किया आपने 4 बच्चे रख लिए, 3 का ग्रुप बना लो, 4 का बना लो। एक बुक के लिए एक को रख दो, दूसरे को दूसरी बुक दे दो, इसको तीसरी बुक दे दो, इसको चौथी बुक दे दो। इन चारों के नोट्स मेरे पता चला चैनल से बना लिए तुमने तुरंत से, 10-10 वीडियो देख के एक सप्ताह में, वो आपस में तुमने इंटरचेंज कर लिया। उसके बाद में आपने डिस्कस कर लिया। तो जैसे ही आपके 4 ग्रुप बनेंगे और डिस्कशन हो जाएगा आपका, तो आपकी ये चारों बुक एकदम से तैयार हो जाएंगी। और 2 बार में ही आपको करना है, 2-2 बुक तैयार करनी है केवल। उसके साथ साथ क्या होगा, 2 बुक इन्हें तैयार की, 2 इसने की, 2 इसने की, 2 इसने की, एक बुक को कॉमन रख लिया कि भाई इसे सभी अलग से पढ़ ही लेते हैं। तो क्या पता चला, आपका ये ग्रुप सदा, अगर आप देखें कितने ही IAS टॉपरों को उठा लें, कितने ही कॉम्पिटिशन्स के टॉपरों की बातें जहाँ तक करेंगे, दिल्ली से ही बच्चे IAS क्यों बनते हैं ज़्यादा, आपने कभी सोचा है? वहाँ पता चलेगा कि जब कोई टॉपिक होता है तो ग्रुप बना लेते हैं बच्चे। पता चला किसी बुक के 7 टॉपिक हैं, क्या करेंगे वो 7 जो है बच्चे आपस में एक टॉपिक के लिए कहते हैं कि तुझे ये तैयार करना, तुझे ये करना, तुझे ये करना। 7 टॉपिकों को तैयार करके आए, 7 टॉपिकों को तैयार करके सप्ताह में सारे बैठे, 1 वीक का प्लानिंग की, सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। जैसे ही वो सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वो जो एफर्ट है वो सबकी जुड़ गई एक साथ, और ये की है। इससे ही लोग IAS बनते हैं, इसी से कंपटीशंस क्वालिफाई करते हैं जल्दी से, क्योंकि उसके चलते क्या होता है कि आपको एक दूसरे का लाभ मिल रहा है सीधा डायरेक्टली। इसलिए जो बच्चे ग्रुप में तैयारी करते हैं, और ग्रुप थोड़ा अच्छे लोगों का हो, कई बार ऐसा होता है ग्रुप ऐसे लोगों का है कि कुछ तो ऐसे हैं कि वो उन्हें आता भी है जो वो दूसरों को नहीं बताना चाहते। तो ग्रुप जो हो अच्छा ग्रुप हो, जो क्या हो ईमानदारी से काम करे, जो उसे आता है वो उसे बताए औरों को और दूसरों को बताएं। तो क्या होता है कि जो एफर्ट है वो कम एफर्ट में आउटपुट आता है। मैं अक्सर मेरा एक कर्व रहता है जिस पर मैं सदा ही बात करता हूँ,
वो सदा ही कहता रहता हूँ कि भाई हमारा जो आउटपुट और इनपुट कर्व है उस पर ये काम करें। ये स्टैक प्रोफेसर पे भी लागू है और जीवन के हर कंपटीशन में याद रखना इस कर्व को। स्टेट चले, स्टेट का मतलब है कि हमारा जो इनपुट है, जो हम पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं, उसी के प्रोपोर्शनल हमें आउटपुट मिलता रहे। उसके चलते क्या होगा कि हमारा इनपुट जब जाएगा और इनपुट के साथ हमें आउटपुट आता रहेगा तो हमारी सफलता की दर एकदम से बढ़ जाएगी। लेकिन क्या किया, हम इनपुट देते जा रहे हैं, जैसे हमने क्या की, एक ही बुक में लगाते रहे मेहनत, तो क्या होगा, उसमें से कुछ ही तो क्वेश्चन आने हैं, आपके सारे सही हो गए और बाकी बुकों में से आपके क्वेश्चन ही नहीं हुए, तो आप सिलेक्शन तो नहीं ले पाएंगे। तो एक चीज मैं सदा से कहता रहा हूं, मैं ये 8वें टिप्स में कहूंगा इस बात को कि एवरेज टिप्स पे काम करें। एवरेज प्रिपरेशन टिप्स ये होता है कि आपकी सारी बुकों पे पकड़ समान तौर से हो, किसी भी बुक पे बहुत ज्यादा पकड़ ना हो, क्योंकि अगर आपने किसी भी बुक पे बहुत ज्यादा पकड़ अगर बना ली तो उसका नुकसान कई बार ये होता है कि और बुक जो है सफर कर जाती है। तो आप क्या करें, एवरेज मार्क्स पे, एवरेज उस पर चलें पैटर्न पे कि हर जगह से जो पेपर आएगा उसका 70% मैं सॉल्व कर दूंगा, इट्स ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने किसी बुक में सोचा 100% में लाना चाहता हूं तो फिर वो कोई ना कोई और जो बुक हैं वो सफर कर जाएंगे। तो एवरेज पाथ पे चलें, बेस्ट पाथ है, मध्यम मार्गीय पाथ पे काम करें, ये आपको काम देगा। उसके बाद स्टैटिस्टिकल को तैयार करते समय बच्चों के दिमाग में आती है कि सर हम क्या पढ़ें, तो मैं फिर से कहूंगा कि बीएससी का जो भी रेफरेंस आप पढ़ते रहे हैं, चाहे बीएस अग्रवाल आपने पढ़ी हो, चाहे श्याम पब्लिकेशन से बुक पढ़ी हो, जो भी पहले से पढ़ा उसी को रिवाइज करें। आपने आर के पथारिया को पहले पढ़ रखा, उसको रिवाइज कर लें। अगर आपने पहले से रीफ को पढ़ रखा तो उसी को रिवाइज करें। अगर आपने पहले से गंभीर को पढ़ा है तो गंभीर को ही रिवाइज करें। ये मैं देखता हूं तो मैं कहूंगा कि 2 बेस्ट बुक मैं कहूँ स्टैटिस्टिकल में, तो एक तो बीएससी लेवल की कोई बुक ले लें और बीएससी लेवल के साथ साथ उस बुक को सपोर्ट कर दें। कौन सी बुक से, पीजी लेवल पे। पीजी लेवल पे आप गंभीर की बुक ले लें, बहुत छोटी सी बुक है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। तो आपने पहले से पढ़ी है तो 4-5 दिन में पूरा का पूरा आपका रिवीजन तैयार हो जाएगा, पूरी बुक तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप जाएं क्लासिकल पे। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है ये भी बहुत छोटी बुक है, बहुत ज़्यादा समय ये भी नहीं लेती, आपको पता चला 5 से 6 दिन में ये भी तैयार हो जाएगी। इसमें क्लासिकल मैकेनिक्स में आपको खुद ये पता चलेगा कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक से उनसे क्वेश्चन मिलते हैं। लैग्रांजियन आ गया, हैमिल्टोनियन आ गया, पॉइजन ब्रैकेट्स आ गया, उसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉब्लम हो गई। आपको खुद ही ये पता चलेगा पेपर एनालिसिस में कि वही 7-8 टॉपिक्स हैं, वही लगातार पूछे जाते हैं। सबसे जल्दी क्विक तैयार होने वाली बुकों में से एक बुक है क्लासिकल मैकेनिक्स। आपको लैग्रांजियन सिस्टमों के मेरी बहुत सारी अच्छी वीडियो क्लासिकल में हैं, आप उन्हीं को देखेंगे, पता चला उन्हीं पैटर्नों पर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा सच नहीं आएगा तो उसी पैटर्न पाएगा। आपको पता चला, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता लेकिन ये कहता हूँ कि 80 से 90% पेपर क्लासिकल में जो मैंने वीडियो दी है उन्हीं के इर्द गिर्द रहेगा पूरा, तो आपको उससे फायदा मिल जाएगा। साथ साथ जब भी आप तैयार कर लें पीछे के पेपर लगा दें, साथ साथ गेट और नेट के भी साथ साथ पेपर रिवाइज कर लें। अगर आपके पास समय थोड़ा है तो उन्हें भी कर लें। कई बार मैं 9th में कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर के कम से कम 5 से 10 साल के गेट और नेट के पेपर जरूर सॉल्व करके जाए। गेट और नेट के पेपर दोनों। आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं, हम तो गेट नेट का पेपर देने थोड़े ही जा रहे हैं। आपको पता चला जो पेपर सेटर होता है वो भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन दे रहा होता है, वो अपने पास से नहीं बनाता, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करेगा कि नए क्वेश्चन क्रिएट करेगा। कोई एक्सपर्ट जो है जनरली जो पेपर बना रहे होते हैं वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि वो आपके नेट और गेट के स्टूडेंटों को गाइड कर रहे हैं सारी बुकों को लिए, नहीं। उनके पास तो पेपर गया तो उन्होंने क्या किया, इधर उधर से मार्केट में पेपर देखे, गेट नेट के पेपर देखे, कि अभी अपने स्टूडेंट से जो पीएचडी स्कॉलर है उससे मंगा लिए, उनमें से देखे 3-4 क्वेश्चन उनमें से रख दिए। तो आपको निश्चित तौर से पता चलेगा गेट और नेट के क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे और उनके डेटा भी चेंज नहीं करता, बिल्कुल ऐसे कैसे जाते हैं, अल्टरनेट भी वही होते हैं। तो आपको पेपर करने से फायदा मिलेगा, आप इसको करके जाएं, इससे लाभ मिलेगा। ये जो बुकें थोड़ा सा मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा जो लेंथी बुकें ये EMT, क्वांटम और मैथमेटिकल फिजिक्स, ये तीनों, इन्हें मैं कहना चाहूँगा ये मोस्ट लेंथी बुकें। इनके साथ मैंने ML भी लगा दिया। मोस्ट लेंथी का मतलब है कि इनका और छोर ही नहीं मिलता, कोर्स इतना वाइड है इनका। तो क्या करें, इनके अंदर बहुत डीप में ना जाए, इनके केवल बेसिक फार्मूले जो हैं वो हो तैयार करके चले जाएं। उसके साथ साथ गेट और नेट के जो क्वेश्चन हैं उन्हें लगा जाएं और इन पर थोड़ा समय उस प्रपोजल में ना दें कि इस पर समय खर्च करते चले जाएं। नहीं तो पता चला इन 3 बुकों में ही इतना समय आपको लग जाएगा कि सारे सिलेबस को जितना समय लगेगा उससे ज़्यादा ये 3 बुक ले जाएंगे और उसके बाद भी आप पूरा भरोसा नहीं कर सकते कि फिर भी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। लॉन्ग वेराइटी ऑफ द क्वेश्चंस रहती है इसमें, नए क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं इन बुकों में और कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हैं इस बुक में। तो क्या होता है ये बुक जो है, हाँ, लेकिन जिन बच्चों ने पहले से अच्छे से तैयार किए हैं उन्हें मेरी सलाह ये होगी
कि जो लेवल उनका कभी पहले रहा है उस तक पहुंचने का जरूर प्रयास करें। ऐसा ना करें कि आपने पहले से EMT क्वांटम मैथमेटिकल पहले से बहुत अच्छी तैयार की है, अब सर कह रहे हैं तो आपने पूरी छोड़ दी। ऐसा ना करें। अगर आपने पहले से चीज़ें जो कर रखी हैं, मैं 10th पॉइंट में ले जाऊंगा कि आप अपनी पुरानी प्रिपरेशन को याद करें कि मेरी कौन सा स्ट्रेंथ हुआ करती थी, अपने स्ट्रेंथ के और वीक जोन के पॉइंटों को समझ लें। जो आपकी स्ट्रेंथ की बुक रही हैं पहले से, उनको निश्चित तौर से रिवाइज करें, इन पे मोर रिवीजन करें। जो आपके वीक जोन रहे हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग जोन में बदलने का प्रयास करें। ऐसा ना करें कि अब उसको वीक ही रखें। खास तौर से इन वीक पॉइंटों में भी खास फॉर्मूला का जो खेल है वो बहुत बड़ा रहता है। तो वीक आपका पॉइंट जो रह जाते हैं वो दो ही वजह रहती हैं, एक कंसेप्चुअल, तो कंसेप्चुअली तो आप एकदम से डेवलप नहीं हो सकते, लेकिन आप फॉर्मूला रिवीजन को फास्ट कर सकते हैं, तो उनके भी फॉर्मूला रिवाइज कर लें। आधा काम तो फॉर्मूले के रिवीजन के साथ ही हो जाएगा। तो ये उसमें आपको इन तीनों बुकों का निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। इस तरीका से लेकर चलें, जीएस को इग्नोर ना करें। मैं अगली स्ट्रेटजी में ये भी कहना चाहूँगा, 11th पॉइंट पे लिख रहा हूँ, डू नॉट इग्नोर जीएस। आप अपने इस चीज़ को सदा याद रखें कि जीएस को आपको इग्नोर नहीं करके जाना है। पता चला बच्चे बहुत सारे फिजिक्स में अच्छा कर जाते हैं, पता चला 70 में से उनके क्वेश्चंस जो है 50 हो गए सही, इतना अच्छा किया उन्होंने, और पता चला वहाँ पे 30 में से 5 ही नंबर रह गए। स्ट्रेटजी आपकी सीधी हो कि स्ट्रेटजी सीधी ये हो कि 50 से लेके 55 का जो एवरेज है उसे कोशिश करें पाने की, किसमें, सब्जेक्ट में। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 50 से 55 क्वेश्चन कैसे होंगे? अगर आप पूरे पोर्शन को पहले से पढ़ चुके हो और जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे तो इजीली कर लोगे, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। मैं ये भी तुम्हें बताना चाहूँगा कि इसमें पेपर के अंदर ऑलवेज याद रखें, मैंने बहुत लंबे अनुभव से सीखा है, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बहुत लेंदी होंगे, और ऐसे होंगे कि पता चला उन 3 या 4 क्वेश्चनों में आपको आधा घंटा लग गया। उन क्वेश्चनों को आपको स्किप करना है। प्रिपरेशन में ये याद रखना, आपको पेपर नहीं सॉल्व करना है, टाइम के अंदर पेपर सॉल्व करना है। तो ये स्ट्रेटजी में ये भी याद रखना कि जो क्वेश्चंस बहुत लेंदी आए उन क्वेश्चनों को स्किप करना है, चाहे वो 10 भी क्यों ना हो, क्योंकि वो क्या होगा कि आप उन 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में उन 60 क्वेश्चनों की कॉस्ट पे सॉल्व कर जाओगे। और कई बार क्या होता है ये भी याद रखना कि जब पेपर को सॉल्व करने जाओ, 12th पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, शुरू के 5 क्वेश्चन कई बार ऐसे मुश्किल दे देता है जिससे क्या होता है बच्चे का एकदम कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, और फिर क्या करता है वो सोचता है कि आज हम गलत जगह फंस गए। पता चला उन 5 क्वेश्चनों में सोचता रहा और उसने अपने आप को डिमोरलाइज कर लिया। तो उसे डिमोरलाइज ना करें। क्या करें, अगर 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तुम्हें शुरू में लगता है कि ये नहीं हो रहे हैं तो 20 से शुरू कर दें पेपर सॉल्व करना। ये प्लानिंग में रखें पहले से। कई बार होता है ऐसा, मैंने कई बार देखा है, कई बार ऐसा करता है पेपर सेटर शुरू में पेपर टफ दे देगा, बाद में दे देगा। बच्चा जिधर से शुरू करेगा, शुरू में बात करेगा तो फंसने लगेगा, पीछे से पेपर शुरू करेगा तो फंसने लगेगा, और उसमें क्या होता है पहले ही 10 से 15 मिनट में आप कंपटीशन का गेम हार और जीत जाते हैं। वजह क्या होता है, उससे आप जैसे डिमोरलाइज होते हैं तो फिर आपके वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं अच्छे से उन पर भी आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो क्या करें, जैसे ही देखें कि शुरू में टफ टफ क्वेश्चन लग रहे हैं या पीछे लग रहे हैं तो 20 से शुरू कर दें, या शुरू के 10 क्वेश्चन छोड़ के फिर वहां से शुरू कर दें। और अगली चीज जो मैं कहूंगा, पेपर अटेम्प्ट करते समय मैं खैर कोशिश करूंगा आगे कोई और वीडियो देने की कि पेपर अटेम्प्ट करते समय क्या ध्यान रखें, लेकिन एक चीज याद रखें, ऑप्टिमाइज करने का प्रयास करें। ऑप्टिमाइज प्रयास इसको कहते हैं कि जितना आपको आता है वो आपका सही हो जाए। इंपॉर्टेंट ये नहीं है क्योंकि आपकी नॉलेज नहीं बढ़ सकती उस दिन, क्या जिस दिन आप पेपर दे रहे हो नॉलेज जितनी है उतनी रहेगी, उसमें ये कोशिश करें उस नॉलेज का मैक्सिमम फायदा मिल जाए हमें। और मैक्सिमम फायदा तब मिलेगा जब आपने क्या किया, क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते समय ध्यान रखा इस बात को। तो की है इस बात की कि पेपर की अगर शुरू में देख रहा है, स्किप करना सीखें, स्किप करना आपको आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं आप उनमें बेकार में पढ़ते चले जाते हैं, पता चला पेपर का क्वेश्चन जो है वो 5 लाइनों में जा रहा है, 7 लाइन में जा रहा है, अब पता चला उस 5 लाइन 7 लाइन को पढ़ने में समझने में उसी में लग गए 5 मिनट, तो फिर उसे करने में अब इस पर फॉर्मूला लगाऊंगा। आपको पता चला क्वेश्चनों में ये जरूर आना चाहिए कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा स्किप करना है। अगर ये नहीं आता तो भी आपको निश्चित तौर से राहें मुश्किल रहेंगे। तो स्किप करना सीख लें कि भाई हमें किस तरीका से है, और कोशिश ये करें, मैं 14 पॉइंट में कह रहा हूं कि जब लास्ट कुछ समय, लास्ट खासतौर से 3 डेज में मैं कहूँगा फुल रिवीजन आपका हो जाना चाहिए, पूरा रिवीजन। और वो कौन सा रिवीजन, ये वाला खासतौर से जो आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं पूरे पोर्शन के। उसके चलते क्या होगा, जब आप सब चीज़ों को कंपैक्ट फॉर्म में ला चुके होगे एक जगह और सबको रिवाइज कर लोगे,
एकदम से आपका कॉन्फिडेंस अप हो जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस का आधी जो लड़ाई है कंपटीशंस की, वो कॉन्फिडेंस के बलबूते जीती जाती है, आधी नॉलेज पर जीती जाती है। लेकिन कॉन्फिडेंस की है, उस कॉन्फिडेंस को कैसे मेंटेन रखा जाए, वो इसी तरीका से मेंटेन होता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन के क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लें, आपको निश्चित तौर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपने अपने वीक जोनों पे काम शुरू कर दिया कि चलो स्ट्रॉन्ग वालों को तो मैं सही कर ही लूंगा, ऐसा ना करें, बल्कि क्या करें, सदा एक ही चीज याद रखें। और अगला जो है वो ये है कि जो इस वीडियो का मैं लास्ट पॉइंट कहूंगा, 12 आवर की आपकी रोज की स्टडी जरूर हो। 12 घंटे आपके जीवन के पढ़ाई के और 12 घंटे बाकी के। बच्चे कई बार ये कह रहे हैं सर कितने घंटे पढ़ें, और वो 12 घंटे ऐसे आने चाहिए। 12 घंटे पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपने हर चीज को खत्म करके उसके साथ आपने केवल अपने सब्जेक्ट से अपने कैरियर पर फोकस कर दिया। जब आप 12 घंटे निकाल पाएंगे, बीच में 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, फिर ब्रेक दे दें 5 मिनट का, 10 मिनट का, जिससे आपका माइंड फिर से फ्रेश हो। उसमें भी ये याद रखें कि सबसे पहले सुबह को उस चीज से शुरुआत करें जो आपकी बहुत ज्यादा वीक है। रात को सोते समय उन चीजों को पढ़ें जो आपके थोड़े से पहले से मजबूत जोन रहे। क्योंकि क्या होता है, सुबह को हमारा माइंड फ्रेश होता है, फ्रेश में हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को भी तैयार कर सकते हैं जो पहले से हमारी तैयार नहीं है। शाम को हम थक जाते हैं तो ऐसी चीज़ों को उस समय पर रिवीजन के लिए चीज़ें रखें कि जो हमने पहले से पढ़ रखी हैं उनको रिवाइज कर लेंगे। ये भी एक प्लानिंग का एक अच्छा पार्ट है। उसके अलावा सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी रखें, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव ना रहें। आप अगर IAS टॉपर्स को देखो, कॉम्पिटिटिव टॉपर्स को देखो, तो आपको पता चलेगा लोग 2-2, 3-3, 4-4 साल तक सोशल मीडिया पर बिल्कुल आते ही नहीं, सब चीज़ों को स्किप कर देते हैं अपनी लाइफ से, केवल और केवल कैरियर पर फोकस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये मैं टिप्स दे रहा था, ये टिप्स निश्चित तौर से आपको फ़ायदा देंगे और उन बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर में निश्चित तौर से मदद देंगे जो बहुत सालों के गैप के बाद में फिर से कोशिश कर रहे हैं रिवीजन की, और जो लोग पहले से ही तैयारी कर रहे हैं और लगातार इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें तो मुझे उम्मीद है कि बहुत ही आसानी से कामयाबी मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे कुछ वीडियो में अगर आपको रिक्वायर्ड होंगी तो मैं बताऊंगा, और कोशिश करूंगा कुछ वीडियो इस पर डालने की कि आप जल्दी से किसी पर्टिकुलर बुक को कैसे तैयार करें, कौन कौन से फॉर्मूलाओं की एक सीरीज मैंने बहुत सारी दे रखी हैं। आगे जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ती है कहीं पे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं आगे कुछ और वीडियो इस पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर और डाल दूँगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू।